नमस्कार। राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 69वीं वर्षगांठ पर लाल किले से जो भाषण दिया, उस भाषण के क्या मायने हैं। आप कहेंगे सर कि हर प्रधानमंत्री लाल किले से आज़ादी की हर वर्षगांठ पर एक भाषण देता है, उस भाषण में क्या इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भाषण में पूरा देश ये प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि आपको पता है कि इस समय भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ का टशन चल रहा है, उस टैरिफ के टशन के क्रम में देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि क्या मोदी जी ऐसा कोई वाक्य बोलेंगे लाल किले से जिसे अमेरिका के काउंटर जवाब के रूप में माना जाएगा। क्या मोदी जी पाकिस्तान को लेकर के कोई जवाब देंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान से आए दिन हमको परमाणु धमकियां मिल रही हैं, तो क्या मोदी जी ने पाकिस्तान को कोई जवाब देने का प्रयास किया है? अगर हाँ, तो क्या जवाब दिया है? इन भाई साहब ने बहुत प्रयास किए कि भारत में नॉन वेज मिल्क सप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है वहां पे अमेरिका में जो नॉन वेज मिल्क का कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। गाय को नॉन वेज खिलाया जाता है और मांस खिलाया जाता है, फिर उससे दूध निकाला जाता है। तो भारत में उन्होंने कहा कि भैया भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, आस्था का सवाल है, भारत में परमिशन नहीं दे सकते। ये भाई साहब चाह रहे थे कि हम जीएम फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भारत में प्रवेश कराएं, तो इससे भारतीय किसानों का बड़ा हानि हो जाती, मछुआरों को बड़ी हानि हो जाती। इसलिए इन फसलों को भारत में आने की अनुमति नहीं दी है प्रधानमंत्री जी ने। जब इन फसलों को भारत में आने की अनुमति नहीं दी, परमिशन नहीं दी, तो यहाँ से एक समस्या उठनी चालू हुई कि इन भाई साहब ने उसका बदला कहीं ना कहीं टैरिफ के मामले में लिया। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने का क्रेडिट इन भाई साहब को नहीं दिया। नोबेल की राह में भारत ने अड़ंगा डाल दिया कुल मिला के। मिस्टर पीस भारत ने नहीं कहा। ये चाह रहे थे कि सर एक बार ही बोल दीजिए आप कि मैंने युद्ध रुकवाया है। जैसे कभी छोटा बच्चा हो जाता है ना कि सर एक बार बोल दो, तो यही ये चाह रहे थे कि एक बार बोल दो बस कि मैंने युद्ध रुकवाया है। तो इसके बाद इन्होंने भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया और भी धमकियां दे रहे हैं कि 500% कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये पूरे देश की नजरें इस समय प्रधानमंत्री जी पर थी कि क्या ये लाल किले से इस ट्रंप महाशय को कोई जवाब देंगे। तो जवाब देंगे तो क्या जवाब दिया। पाकिस्तान से आपको पता है आसिम मुनीर अभी वहां अमेरिका गया था माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में भाग लेने। वहां पे जाकर के भारत को धमकी दी, एटॉमिक वॉर की धमकी दी कि हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। क्या मोदी जी ने, आप समझ रहे हो, पाकिस्तान अमेरिका दोनों मिलकर के भारत पे इंडस रिवर का जो भारत ने पानी रोका हुआ है, सिंधु नदी का पानी रोका हुआ है, उस पानी को छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो भारत ने बहुत खुल के, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि हम इंडस रिवर का जो पानी है भारत के किसानों के लिए ही निश्चित होगा। इस पे हम पूरी तरीके से दृढ़ हैं और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। ये बहुत क्लियरली प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है। तो आज के सेशन में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि मोदी जी ने ट्रंप से निपटने के लिए कोई मास्टर प्लान बनाया है, और अगर मास्टर प्लान बनाया है तो वो क्या है। क्योंकि इस भाषण में कुछ झलक हमें उसकी दिखाई पड़ी है। कुछ ऐसे बिंदु हमने निर्धारित किए हैं जिनके आधार पे हम अमेरिका से निपटने के लिए, अगर तुम सैंक्शन लगा भी दोगे हम पे, तो भी हम निपटने के लिए कहीं ना कहीं खुद को प्रिपेयर करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इस सेशन में ये समझेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए हमने कौन सा मास्टर प्लान जो है प्रिपेयर किया हुआ है। साथ में पाकिस्तान जो अभी फुदक रहा है बारिश में आए हुए मेंढक की तरह, उससे निपटने के लिए उसे प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया है, इन सारे मुद्दों पे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि भारत जो है इस समय अपनी आजादी का 69वां वर्षगांठ मना रहा है। आजादी के 69 वर्ष, सॉरी माफी चाहता हूं, आजादी के 79 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 79 वर्ष के वर्षगांठ पे हर बार प्रधानमंत्री अपने भाषण में अलग अलग प्रकार की घोषणाएं करते हैं। प्रधानमंत्री जी आप देखोगे इस समय का जो 79वें सत्र का हम कहें कि जो भाषण है, प्रधानमंत्री जी ने 103 मिनट का भाषण दिया है, और ये लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया गया सबसे लंबे समय का इनका
भाषण है। आप देखोगे इससे पहले 2014 में 24 में 98 मिनट का दिया था, इससे पूर्व 90 मिनट का, इससे पूर्व 83 मिनट का। तो मतलब कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ 2021 मतलब रूस यूक्रेन जो वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बाद से प्रधानमंत्री के जो भाषण की अवधि है लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इस क्या मायने हैं, कितने मुद्दों को, इन मुद्दों को बेसिकली अपन 7 से 8 बिंदुओं में कवर करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या समझने लायक है। आप देखोगे 14 में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर शपथ लेकर के लाल किले पे पहुंचे थे, उन्होंने 65 मिनट का भाषण दिया था। इस बार 2025 में 103 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है। इसमें कौन सा शब्द कितनी बार आया, जो मतलब महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, जैसे आत्मनिर्भर वर्ड, नेशनल सिक्योरिटी वर्ड, क्योंकि इस समय ये शब्द जो है बहुत चर्चाओं में है। अब प्रधानमंत्री जी कितनी बार उस शब्द का उल्लेख कर रहे हैं, इससे उसकी महत्व समझ में आता है, सरकार की रणनीति आगे की उससे समझ में आती है। तो वही हम जानने का प्रयास करेंगे। आप देखोगे इस भाषण में आप जानते हो 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने आप जानते हो भाषण में 103 मिनट का भाषण दिया पहली बार। तो कितने मिनट का? 103 मिनट का यह भाषण दिया। इस भाषण में भारत शब्द जो है 48 बार उपयोग किया है, युवा शब्द यूथ 28 बार उपयोग किया है, सबसे इंपोर्टेंट आत्मनिर्भर शब्द 26 बार उपयोग किया। अब इसका महत्व है, आप जान रहे हो भारत पर विदेशों से दबाव आ रहा है, इस समय अमेरिका से दबाव आ रहा है कि भैया रशिया से ऑयल मत खरीदो। क्यों मत खरीदो, हम संप्रभु हैं, बोले हम सेमीकंडक्टर को लेके। तो भारत ने यह प्रयास किया है, इस समय से भी आपको बताऊंगा आगे, कि भारत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाह रहा है, चाहे वो स्वदेशी जेट इंजन ही क्यों ना हो, चाहे सिलिकॉन वो चिप ही क्यों ना, सेमीकंडक्टर चिप ही क्यों ना हो। इन कुछ मुद्दों में भारत अभी विदेशों पे बहुत बड़ी मात्रा में निर्भर है। इनमें भारत खुद पर जो है आत्मनिर्भरता चाह रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर शब्द का उपयोग 26 बार किया है। रिफॉर्म, कुछ रिफॉर्म जैसे जीएसटी रिफॉर्म, ऐसे रिफॉर्म शब्द का उपयोग 20 बार प्रधानमंत्री जी ने किया। एनर्जी को लेकर के प्रधानमंत्री ने एनर्जी शब्द का 13 बार उपयोग किया है। आप देखोगे एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी को लेकर के प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि हम 10 गुना तक इसको एटॉमिक एनर्जी जो है इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो 10 गुना उसमें वृद्धि चाह रहे हैं। इसके लिए आप देखोगे अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना रहे हैं। आप जानते हो ईरान पे अमेरिका ने अभी B-2 बॉम्बर से जो स्ट्राइक की है वो इसीलिए की है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर चला रहा था। अब भारत उस पर, हमने खुल्लम खुल्ला बोला कि हम बढ़ाएंगे, 10 गुना तक बढ़ाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी को, क्योंकि दुनिया इस समय किस तरफ जाने का प्रयास कर रही है, तो हम बोले नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाने का प्रयास कर रही है। टेररिज्म शब्द का उपयोग 18 बार किया है। सिक्योरिटी का उपयोग, सिक्योरिटी वर्ड का उपयोग 19 बार किया है। और आप देखोगे भारत का अपना हम बोले आयरन डोम 15 बार इस शब्द का उपयोग किया है। कैपेबिलिटी शब्द का उपयोग 20 बार किया हुआ है। तो इन शब्दों के अभी क्या मायने हैं ये आपको इस सेशन में आगे समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है, इस भाषण में कुछ मुद्दे मैंने निकाले हैं। इन मुद्दों के आसपास प्रधानमंत्री का भाषण जो है आज घूमता हुआ दिखाई पड़ा है। आप देखोगे कि जीएसटी में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जीएसटी में कुछ रिफॉर्म करेंगे, ठीक है। राष्ट्र की रक्षा के लिए हम सुदर्शन चक्र का जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बनाएंगे, अपना आयरन डोम बनाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार की बात प्रधानमंत्री जी ने खुल्लम खुल्ला वहां से बोली है। 1 लाख करोड़ का पैकेज बोला है हम युवाओं के रोजगार के लिए खर्च करेंगे, दिया है ये पैकेज। डेमोग्राफिक चेंज जो है, बदलाव हो रहा है, उस पर पीएम मोदी ने बड़ी चिंता जताई है कि घुसपैठिए जो हैं भारत में तरह तरह से प्रवेश कर रहे हैं और भारत के रोजगारों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के कल्चर को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वदेशी जेट इंजन, आपने कुछ समय ट्विटर पे एक वर्ल्ड ट्रेंड कर रहा था, कावेरी इंजन। तो स्वदेशी जेट इंजन, भैया हम अपना जेट इंजन क्यों नहीं बनाते, इसके लिए प्रयास करने का प्रधानमंत्री जी ने बोला है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल, पाकिस्तान से अभी 3-4 दिन पहले ही धमकी आई है यूएसए से कि हम आधे दुनिया को तबाह कर देंगे, अगर हमारा अस्तित्व खतरे में आया तो आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये आसिफ मुनीर ने बोला था कि भारत को सिंधु का पानी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम उसके बांध को तोड़ देंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं चलेगा, अब हमारा ये न्यू नॉर्मल है, अगर न्यूक्लियर ब्लैकमेल करोगे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा हमको। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ओर हम बोले कि हम छलांग लगा रहे हैं, बड़े तौर पर उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।
कि ताकि हम उसमें आत्मनिर्भरता को लेकर के आ पाए, किसमें, सेमीकंडक्टर चिप के मामले में। क्योंकि आज आप देखोगे भारत की लगभग 56% सेमीकंडक्टर चिप जो है हांगकांग और चाइना जैसी कंट्रीज पर डिपेंड कर रही है। और साथ में प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या कुछ बोला है, क्या पाकिस्तान को बताने का प्रयास किया है, क्या संदेश दिया है। और साथ में आप एक और बिंदु को लिख सकते हैं कि जिस पर प्रधानमंत्री जी ने अपना ध्यान केंद्रित किया, वो क्या है कि परमाणु ऊर्जा को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने क्या अपनी रणनीति जो है आगे स्पष्ट की हुई है। तो इन मुद्दों के ऊपर, इन बिंदुओं के ऊपर प्रधानमंत्री जी का भाषण केंद्रित रहा। अच्छा, इस पर विपक्ष के अलग अलग जो नेता हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव हों, इन सारे नेताओं के अपने अपने पक्ष हैं। वो कह रहे हैं आयरन डोम तुम बना रहे हो, बोले पहले से क्यों नहीं बनाया, जीएसटी में आज सुधार कर रहे हो, पहले से क्यों नहीं किया। वो अपना अलग मुद्दा है। क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण पे मैंने ये सेशन केंद्रित किया हुआ है, तो आज का जो सेशन इन्हीं मुद्दों पे रखेंगे। विपक्ष के जो नेताओं की प्रतिक्रिया है उसको अपन अगले सेशन में लेने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो है कि इस समय ये मुद्दे, प्रधानमंत्री का भाषण हर बार लाल किले से होता है, इस बार इस भाषण में क्या महत्वपूर्ण है, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है कि पूरा देश प्रधानमंत्री के भाषण की इतनी जोर से हम बोले प्रतीक्षा कर रहा था। तो आपको पता है इस समय भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा है। तो इस टैरिफ वॉर के दौर में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें ऐसी स्थिति में विदेशों से अपनी आत्मनिर्भरता को, हम बोले विदेशों पे जो निर्भरता है उसको घटाना होगा और अपने हम बोले आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भरता के इस क्रम में चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे परमाणु ऊर्जा हो, चाहे अपना आयरन डोम हो, सुदर्शन चक्र, इन सारी चीजों पे ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री ने देश से अपील की हुई है। आप देखोगे, क्या देखोगे कि भैया स्वतंत्रता दिवस कौन सा, 79वां स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कौन से नंबर का, 79 था, 103 मिनट का भाषण दिया और 2047 के लिए विकसित, समृद्ध और खुशहाल भारत के लिए तस्वीर खींची, कैसे बनाएंगे हम विकसित भारत। इसमें इन्होंने क्या बोला कि भैया हम जीएसटी दरों में कटौती कर रहे हैं, उसके लिए कमेटी बना रहे हैं और युवाओं के रोजगार के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। साथ ही चिंता भी जताई है कि देश में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसको लेकर के इन्होंने चिंता जताई है और बोला है कि इसके लिए मैं एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करूंगा ताकि इन घुसपैठियों को, जो भारत की डेमोग्राफी को प्रभावित कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलें, उस पर लगाम लगाई जा सके, इन घुसपैठियों को उनके उचित स्थान पर वापस पहुंचाया जा सके। इस चीज के लिए प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। क्योंकि ये घुसपैठिए आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार से वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनको प्रभावित करते हैं, चाहे उनकी संस्कृति हो, चाहे उन पर अत्याचार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे अपराध हो, इस तरीके से उनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो इनमें जो पहला बिंदु है वो हम क्या लेंगे, ऑपरेशन सिंदूर। आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इन्होंने कहा कि हमने जो अपनी आर्मी है, आर्मी को खुली छूट दे रखी है कि जैसा वहां से प्रतिक्रिया आ रही है तुम उस प्रतिक्रिया के अनुसार जवाब दो। और प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कहा है कि भैया आज से हमारा यही न्यू नॉर्मल है कि सीमा पार से जैसा व्यवहार होगा हम वैसा ही क्या करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे। ये क्या किसने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये हमारा अब न्यू नॉर्मल है। इन्होंने क्या कहा है कि लाल किले की प्राचीर से कहा है कि हमने अपने दुश्मनों को कल्पना से भी परे क्या दी हुई है, सजा दी है। बोले क्यों, 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था, धर्म पूछकर लोगों की हत्या की थी, इससे पूरा हिंदुस्तान आक्रोश में आया था और यहां से इसके जवाब में हमें क्या करना पड़ा, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना पड़ा। हमने सेना को क्या दे दी थी, खुली छूट दे दी थी कि वो अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाए, टाइम वो खुद तय करे, टारगेट वो खुद तय करे। और इसमें इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री ने कि हमारी सेना ने सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के दुश्मन की धरती पर जाकर के आतंकवादियों को निस्तनाबूद कर दिया है। और पाकिस्तान में जो तबाही हुई है उसकी रोज रोज नई नई तस्वीरें आ रही हैं। आप देखो अभी एक खबर आई है कि पाकिस्तान में जो भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रतिक्रिया में जो अटैक किया उसमें 250 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। ये अभी लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही हैं पाकिस्तान से। उसका रीजन है वहां पे पाकिस्तानी कुछ मृत सैनिकों को, हाल ही के जो मृत सैनिक हैं उनको कुछ सम्मान से नवाजा गया है, तो उसमें 250 सैनिकों का
मृत्यु का हमें नाम लिस्ट दिखाई पड़ती है, तो पाकिस्तान का भारत से ही झड़प हुई थी, उसके अलावा तो कोई युद्ध हुआ ही नहीं है, तो वो सैनिक कहाँ मारे गए पाकिस्तान के? इसी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। ऐसा दावा किए जा रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे हैं, सच झूठ का अपन अब समय के साथ उसको देखेंगे, लेकिन ऐसे दावे हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देख लिया क्या था। आगे प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुश्मनों ने अगर आगे इसी प्रकार के हमले की कोशिश जारी रखी तो हमारी सेना समय, तरीका, लक्ष्य तय करेगी और हम तो अमल में जो है उनके रणनीति को लाने वाले हैं। समय, सीमा, रणनीति, टारगेट ये कौन तय करेगी? सेना करेगी। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर कर दिया है और कह दिया है कि ये अब से हमारा क्या है? न्यू नॉर्मल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो भारत पर अमेरिका, वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के जो नजरिए से भारत पर सिंधु जल के समझौते को लेकर के, क्योंकि ऑपरेशन पहले तो अपने को पता है कि पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने सिंधु जो वाटर ट्रीटी थी उसको रद्द कर दिया। जब उसको रद्द किया तो भारत पे अलग अलग तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे न्यूक्लियर थ्रेट्स हों कि भैया आपको सिंधु का पानी छोड़ना पड़ेगा। उनको प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियरली जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? कि भैया खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। आप आतंकवाद करोगे, आप सोचोगे कि भारत सिंधु का पानी देगा, बिल्कुल नहीं देगा। सिंधु का समझौता कितना एक तरफा है। भारत का पानी, बोले हमारा पानी दुश्मनों की धरती को सींच रहा है और दुश्मनों की धरती से फसल उगती, उस फसल को खा करके वो हम पर ही गोले बरसा रहे हैं। बोले ये नहीं चल पाएगा। मेरे देश की धरती प्यासी है, पिछले कई दशकों से समझौते ने देश के किसानों को नुकसान किया है। अब हमने ये न्यू नॉर्मल स्थापित किया, बोले ये नॉर्मल है। अब अगर हमला ना भी होना तो भी हम सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्या कर दिया है? स्पष्ट कर दिया है कि ये अब न्यू नॉर्मल है। आतंक और आतंकवादियों को, केवल आतंकवादी ही नहीं, आतंकवादियों को पालने वालों, मतलब एक तरफ आतंकवादी हैं, दूसरी तरफ आतंकवादी को पालने वाले हैं पाकिस्तान, तो अब आतंकवादियों में और आतंकवादियों को पालने वाले में सरकार या सेना कोई अंतर नहीं करेगी। जिस तरीके से आतंकवादियों को ट्रीट किया जाएगा उसी तरीके से आतंक को पालने वालों को ट्रीट किया जाएगा, कि दोनों जो है मानवता के दुश्मन है, चाहे आतंकवादी हों चाहे आतंकवाद को पालने वाले हों। इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है तो उनको पानी क्यों दे? बोले हमारा न्यू नॉर्मल है। बस यही प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियर, आप देखोगे ये सिंधु जल का समझौता 1960 में ये समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। किसकी मध्यस्थता से? जो वर्ल्ड बैंक है, इस वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ था। और इस समझौते में भारत ने समझौते को रद्द कर दिया। आज पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर के भारत पे दबाव बना रहा है। क्या दबाव बना रहा है? कि भारत सिंधु का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ दे। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लाल किले से बहुत क्लियरली ये स्टेटमेंट दे दिया है और क्लियरली कह दिया कि हम किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, हम किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिका तक ये संदेश पहुंच चुका है कि भैया इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो या वर्ल्ड बैंक हो। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियरली कह दिया है। अगला जो बिंदु है, प्रधानमंत्री जी का ने कहा है कि जीएसटी में कुछ सुधार करेंगे। क्या बोला है? कि हम नए जीएसटी में, अभी आपको पता है जीएसटी में सुधार के लिए 5 जो लेयर है उन लेयर में जीएसटी का टैक्स लगता है, 0%, 5%, इसके बाद 12%, 18%, 28%। तो हो सकता है जो 28% वाली जो लेयर है उस लेयर को हटा दिया जाए। अब आप खुद सोचो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा, जैसे हम लोग राव अकेडमी पर ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, कोई कोर्स अगर 2000 रुपए का है, अगर उस पर हम जीएसटी 28% देंगे तो कितना महंगा पड़ेगा, है ना? और अगर उस पर हम 18% देंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? तो वो कोर्स ऑटोमेटिक ही 200, 300, 400 रुपए सस्ता हो जाएगा इस 10% के अंतर में ही। जब 200 रुपए सस्ता हो रहा है 10% के अंतर में, कोई चीज सस्ती हो रही है क्योंकि सरकार को हमें कम देना पड़ेगा। जब कोई चीज सस्ती हो रही है तो उसका क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी ना, लोग और खरीद पाएंगे, चीजों को और ले पाएंगे। तो ये सरकार यही चाह रही है कि जीएसटी रिफॉर्म के लिए हमने एक नई जो है हम नई टैक्स स्लैब को लाने वाले हैं और इसके लिए हमने उच्च स्तरीय समिति का जो है गठन करने वाले हैं।
बोले इससे रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। जहां पे 28% जीएसटी लग रहा है वहां पे 18% लगेगा, क्योंकि हो सकता है जीएसटी की दरों में कमी ही करेंगे। इस पे विपक्ष का कहना है कि भैया पहले से क्यों नहीं किया। अब वो विपक्ष का जो मुद्दा है उसको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इस सेशन में हम प्रधानमंत्री के जो बिंदु हैं भाषण के उनको डिस्कस करेंगे, है ना। तो बोल रहे हैं कि हम जीएसटी में रिफॉर्म करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। 17 के टाइम पे क्या चल रहा था, इस टाइम क्या चल रहा है। जो 28% वाली स्लैब है इसको कम करने का प्रयास कर रहा है। बूस्ट डिमांड, अगर डिमांड बढ़ानी है हमको वस्तुओं की तो क्या करना पड़ेगा हमें। पहली बात तो अगर हम जो जीएसटी कर की दरें हैं, अगर वो जीएसटी कर की दरों को, जीएसटी की जो दरें हैं उनको कम कर देंगे तो इससे क्या बढ़ेगा, जो गुड्स हैं उन गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कह रहे हैं अगर जीएसटी की दरों में हमने कमी कर दी, 28% जो टैक्स स्लैब है उसको कम कर दिया, तो कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि जो हमारी जीडीपी है, जो हमारी जीडीपी है उस जीडीपी में कितना 0.5% तक का ग्रोथ होने की संभावना। समझ रहे हो 0.5% क्या चीज होती है, समझ पा रहे हो आपको। अगर हमने जीडीपी में माफी चाहता हूँ जीएसटी में जो 28% वाली स्लैब है उसमें रिफॉर्म किया, उसको घटाने का प्रयास किया, तो कह रहे हैं इकोनॉमी में 0.5% तक ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सुदर्शन चक्र का क्या किया है, जो उल्लेख आप जानते हो, सुदर्शन चक्र जो है भगवान श्री कृष्ण का एक अस्त्र है। तो जैसे आपने सुना होगा इजराइल है, इजराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम क्या है, आयरन डोम। क्या नाम है उसका, आयरन डोम। आपको पता है अमेरिका भी, जो यूएसए है वो भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको उसने क्या बोला है, गोल्डन डोम। अब चूंकि भारत जो है, क्योंकि भारत पे विदेशों से इस समय बहुत दबाव आ रहा है, अमेरिका से अलग अलग प्रकार का दबाव आ रहा है, तो भारत कह रहा है हम अपना आयरन डोम सिस्टम बनाएंगे। हम अपना उस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया है, सुदर्शन चक्र नाम दिया है। उसके लिए जो मिशन चला रहे हैं वो कौन सा चला रहे हैं, सुदर्शन चक्र मिशन। और ध्यान रखना, सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि 2035 तक जो देश के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल हैं, जो देश के महत्वपूर्ण शहर हैं, जो देश के महत्वपूर्ण जगह हैं, उनको हम अपने आयरन डोम सिस्टम से कवर कर देंगे, ताकि जो विदेशी हमले होते हैं, जो मिसाइल आती हैं, उन मिसाइल अटैक को ये सुदर्शन चक्र सिस्टम जो है फेल कर देगा। जैसे इजराइल ने लगा रखा है अपने यहाँ आयरन डोम सिस्टम, आपने देखा है जो मिसाइल होती हैं, अटैक जिन मिसाइलों से होता है, इजराइल का आयरन डोम उन मिसाइलों को बाहरी हवा में ही रोक देता है, गिरा देता है। तो भारत सरकार भी ये कह रही है कि हम अपना सुदर्शन चक्र जो है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, सुदर्शन चक्र 2035 तक। इससे देश की जो महत्वपूर्ण जगह हैं उनको हम सेफली बचा लेंगे, है ना, या हम सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। ये मिशन चला रहा है भारत सरकार अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए। इसका नाम क्या है, सुदर्शन चक्र मिशन। भगवान श्री कृष्ण के चक्र से ये प्रभावित है, ठीक है। अपना क्या बना रहे हैं हम लोग भैया, अपना आयरन डोम सिस्टम बना रहे हैं, इसका नाम क्या है, सुदर्शन चक्र। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने क्लियरली वहां से अनाउंस किया हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए क्या किया है, कोई घोषणा की है, क्या की है, तो आप देखोगे यहां पे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए 1 लाख करोड़, कितना, 1 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की हुई है। समझ रहे हो आप कितना बड़ा पैकेज होता है, 1 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की हुई है। और इन्होंने ये कहा है कि किसके तहत होगा, इसके लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत हम ये 1 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। इसमें देश के 3.5 करोड़ युवाओं को लक्षित किया जाएगा। और जो लोग असंगठित क्षेत्र में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी कोई जॉब कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लोग भले जॉब कर रहे होते हैं लेकिन वो सरकार के पंजीकृत होना स्वीकार नहीं करते, दिखाते नहीं हैं, वो दिखाते हैं हम बेरोजगार हैं। तो सरकार कह रही है अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट क्षेत्र में भी, असंगठित क्षेत्र में भी कार्यरत है तो उसे 15,000 रुपए जो है सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, ताकि इससे बेरोजगारी दर भी घटेगी। सरकार अपनी उपलब्धियों के तौर पे भी गिना सकती है कि भैया हमने क्या किया, इतने रोजगार दे दिए। उस युवक को इंटर्नशिप के रूप में पैसा भी मिलता रहेगा 15,000 रुपए महीने का। तो सरकार इसके लिए कितना, 1 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत दे रही है, जिसमें देश के 3.5 करोड़ युवाओं को लक्षित किया जाएगा, ठीक है।
तो अपन ने देखा कि देश के युवाओं के लिए कितना 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत, क्योंकि अपने को पता 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, इसमें 15,000 निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार देगी 15,000 रुपए प्रति माह। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक चिंता जताई है। चिंता किस मुद्दे पे जताई है? तो आपको पता है किस मुद्दे पे प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है कि जो देश में जनसांख्यिकी बदलाव हो रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, उन पर प्रधानमंत्री जी ने चिंता जाहिर की है। आपको पता है प्रधानमंत्री ने इस वर्ष अपने संबोधन में क्या कहा है? एक चुनौती चिंता को दर्शाया है। इस चिंता में उन्होंने क्या कहा है कि भैया घुसपैठिए जो हैं देश के युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं, देश के जो स्थानीय नागरिक हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं। आप देखोगे जो देश की महिलाएं हैं, बेटियों को, उनको तरह तरह से उनको प्रभावित कर रहे हैं, चाहे अपराध हों, अलग अलग प्रकार की घटनाएं हैं, उनको उनकी जमीनें हैं उनको हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के जो सीमावर्ती एरियाज हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है? तो वहाँ पे घुसपैठियों का बड़ी मात्रा में घुसपैठ हो रही है, और जब उस घुसपैठ हो जाती है तो वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी समुदाय हैं, उन स्थानीय आदिवासी समुदायों को तरह तरह से प्रभावित कर रहे हैं। कैसे प्रभावित कर रहे हैं? अपराधों से प्रभावित कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाती है, वहाँ पे रोजगार को प्रभावित कर रहे हैं ये लोग, वहाँ पे संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं, उनकी संस्कृति को कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार से प्रभावित करने का ये क्या कर रहे हैं? प्रभाव, हम बोलें उन पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके लिए भी मैं एक कमेटी बना रहा हूं, और जब ये कमेटी बन जाएगी तो हम प्रयास करेंगे घुसपैठ को रोकें, जितने घुसपैठी यहाँ हैं उनको उनके मूल स्थान पे वापस बसाया जा सके। ये कौन कह रहा है? ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि मैं आज देश के सामने एक चिंता और चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ कि षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है और एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। बोले देश इसे सहन नहीं करेगा। मैं लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं कि हमने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू किया है। तो हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन काय के लिए प्रधानमंत्री ने शुरू करने की घोषणा की है? क्योंकि आपको पता है कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस की समस्या है, उस समस्या को प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से रेखांकित किया है, चिन्हित किया है, और उस समस्या के समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन को प्रारंभ करने का यहाँ से प्रॉमिस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि इस समय आप देखो कुछ समय पूर्व एक वर्ड ट्विटर पे बहुत ट्रेंड में आया था। कौन सा आया था? आप देखोगे एक वर्ड आया था, कौन सा? आप देखोगे कि कावेरी इंजन। कावेरी इंजन के लिए फंड देने की बात उस ट्रेंडिंग में की जा रही थी कि भैया भारत अपना स्वदेशी इंजन बनाए, इसके लिए उसको फंड दो। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि भैया हमारी जैसे हम हथियारों के लिए, फाइटर जेट्स के लिए अमेरिका, रशिया, इन कंट्रीज पे क्या है, बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि भैया हमें आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनेंगे तो विदेशों का दबाव नहीं चल पाएगा। जैसे अभी अपने जो इंजन है, अपने फाइटर जेट्स के इंजन होते हैं, उन इंजन के लिए हम अमेरिका, फ्रांस, ऐसे देशों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। तो अब भारत पे अमेरिका दबाव लगा रहा है, दबाव बना रहा है कि भैया 50% टैरिफ लगा दिया। इस टैरिफ वॉर के टाइम पे उसने मना कर दिया कि हम तुम्हें इंजन नहीं देंगे। हम क्या करेंगे फिर ऐसे टाइम पे? तो हम ऐसे टाइम पे ये करेंगे कि अभी से हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं कि हम स्वदेशी जेट इंजन बनाएं। जब स्वदेशी जेट इंजन बनाएंगे तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई भी, विपरीत परिस्थितियां आई, तो हम अपने स्वदेशी इंजन से अपने फाइटर जेट खड़े कर पाएंगे। तो यही आत्मनिर्भर भारत है। तो 21वीं सदी के भारत के लिए स्वदेशी जेट इंजन की जरूरतों पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा देश को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा निर्माण में अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों से ये अनुग्रह है कि मेरे टैलेंट यूथ से, मेरे इंजीनियर और मेरे सरकार के हर विभाग से भी आह्वान है कि आप मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा ही होना चाहिए। अब बोले जितने भी इंडिया में फाइटर जेट बनेंगे वो हम अपने इंजन पे आधारित बनाएंगे, विदेशों से उनके लिए इंजन नहीं लेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियरली बोला। अच्छा, इससे क्या अमेरिका को मैसेज नहीं गया होगा? बहुत क्लियर मैसेज गया हुआ है, क्योंकि हम हथियारों का बड़ा भाग या तो अमेरिका से खरीदते हैं या रसिया से खरीदते हैं।
अमेरिका को बहुत क्लियर, क्योंकि इस समय जो टैरिफ वॉर का मुद्दा चल रहा है वो किस देश के साथ चल रहा है, अमेरिका के साथ, तो उसे बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अब ये आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करने का इनका क्या है, मास्टर प्लान है, और यही ट्रंप को घेरने की एक रणनीति होगी। तो हम क्या चाह रहे हैं, अपना स्वदेशी इंजन चाह रहे हैं ताकि विदेशों पर जो है निर्भरता कम हो, अपनी आत्मनिर्भरता ला सकें और अपनी संप्रभुत्ता को हम हमेशा बनाए रखें। ठीक है, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, इस समय आप देखोगे पाकिस्तान हर बार हर मंच से, आसिफ मुनीर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, कौन, आसिफ मुनीर ने अमेरिका की धरती से क्या बोला है, अगर भारत ने सिंधु का पानी नहीं छोड़ा तो हम बम मार देंगे, मिसाइलें मार देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, शहबाज शरीफ, कि भैया एक एक बूंद पानी आपको छोड़ना पड़ेगा हमारा, नहीं तो हम बम मार देंगे। बिलावल भुट्टो बोले हम परमाणु बम मार देंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने उस परमाणु बम की जो धमकी है उसको जवाब दिया, भैया सुन लो, क्या जवाब दिया है कि पाकिस्तान की बार बार जो न्यूक्लियर धमकियां आ रही हैं, न्यूक्लियर थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री ने फुस्त कर दिया। क्या बोला है कि हम कई दशकों से आतंक को झेलते आए हैं, इस आतंक ने देश के सीने को छलनी कर दिया है, अब आतंकवादियों और उन्हें पालने पोसने वालों में कोई फर्क नहीं समझा जाएगा। आतंकियों को पालने पोसने वाले कौन, पाकिस्तान, उनमें कोई फर्क नहीं समझा जाएगा। दोनों मानवता के दुश्मन हैं और दोनों को नष्ट करना हमारा दायित्व होगा। न्यूक्लियर धमकियों का दौर लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन भारत ने ठान लिया है कि अब भारत इस न्यूक्लियर धमकी को नहीं सहेगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भारत नहीं सहेगा। हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। अगर वहां से आप हरकत करोगे तो इसका बड़ा ठोस जवाब दिया जाएगा। और वो क्या जवाब होगा, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है कि हमारी सेना ने विश्व में पहली बार किसी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री में घुस करके वहां के परमाणु, हम बोले आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है, वहां हमला किया है। ये विश्व में पहली बार हुआ है। और यहां से प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि अब ये हमारा क्या है भैया, न्यू नॉर्मल है, ये हमारा हमेशा के लिए यही फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, अब तो भारत ने कह दिया कि भैया 22 अप्रैल को हमने पहलगाम किया, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहा, आगे भी नहीं सहेंगे। दैट इज अवर न्यू नॉर्मल, यही हमारा न्यू नॉर्मल है, सामान्य स्थिति की स्थिति है। ठीक है, आप देखोगे कि सेमीकंडक्टर को लेके बोला कि अब हम अपने सेमीकंडक्टर बनाएंगे। जैसे इजराइल जो है, जो खाने वाले उत्पाद हैं, गेहूं चावल, इनका बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं करता, लेकिन जो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं उनका बहुत उत्पादन करता है। इसीलिए आप देखोगे एक छोटी सी कंट्री इजराइल, जरा सा इतना सा है, अमेरिका के राष्ट्रपति को जब चाहे अपने यहाँ बुला लेता, अमेरिका के राष्ट्रपति से अपनी बात मनवा लेता है। समझ पा रहे हो बात, क्यों, टेक्नोलॉजी पे काम किया है। और जितने भी टेक्नोलॉजी के उपकरण है काय पर डिपेंड होते हैं, सेमीकंडक्टर चिप पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए आप देखोगे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भैया अगर हमें आत्मनिर्भर होना है तो पहले टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पे काम करना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं सेमीकंडक्टर चिप के बिना नहीं चलते। तो बोला कि भैया अगर हमें आत्मनिर्भर होना है सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी में और सेमीकंडक्टर चिप में होना पड़ेगा। आप देखोगे इस भाषण से पहले भी प्रधानमंत्री जी ने चाहे उड़ीसा हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की यूनिट स्थापित करने के हम बोले परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। तो प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं कि भैया हमें अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को खुद बढ़ाना होगा, उसमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आज के समय में आप देखोगे भारत का लगभग 56% सेमीकंडक्टर चिप जो है चाइना, हांगकांग, इन कंट्रीज से आती हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि हम अब सेमीकंडक्टर के मामले में पहले आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। पीएम मोदी ने देश और इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स इस साल के अंत तक बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। मतलब 2025 में भारत अपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा और इसे हम एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट में 2025 के अंत तक ले आएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे क्या होगा, देश के युवाओं और दुनिया भर के उन लोगों से जो भारत की तकनीकी ताकत को समझते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप्स जो हैं बाजार में उपलब्ध हो जाएंगी। अच्छा, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, बहुत बड़ा कदम है। अगर सेमीकंडक्टर के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए तो भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आपको पता है इस समय हम विदेशों की चिप का यूज कर रहे हैं, और वो अगर चिप देना भारत को बंद कर दें
तो हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं डब्बा हो जाएं, सब कोई काम के ही ना बचें। इसीलिए अगर ये हो गया तो हम बोलें इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में हम बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हो जाएंगे, भारत की बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी जीत होगी ये। आगे बढ़ते हैं तो भैया हमें सबसे पहले मैंने अभी बताया कि 56% जो हमारी सेमीकंडक्टर चिप है हम किससे खरीद रहे हैं? चाइना से खरीद रहे हैं। और किससे खरीद रहे हैं? हांगकांग से खरीद रहे हैं। तो अगर हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएं तो देश का पैसा तो बचेगा ही, हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और एक्सपोर्ट करने के साथ ही हम क्या कर पाएंगे? हम बाकी की जो देशों पर निर्भरता है वो निर्भरता कम होगी, संप्रभु फैसले ले पाएंगे, किसी देश के आगे झुकने की जरूरत नहीं। हालांकि झुक आज भी नहीं रहे हैं, इस समय सरकार बड़ी दृढ़ता से अपने फैसले पर कायम है, हालांकि रहना भी चाहिए। इन्होंने परमाणु ऊर्जा के लिए, अच्छा आपको पता है कि यूएसए ने अभी ईरान पे जो आपको पता है B-2 बॉम्बर, जो B-2 बॉम्बर हैं उन B-2 बॉम्बर से अटैक किया है। क्यों अटैक किया है? क्योंकि वो अपने इनरिच जो यूरेनियम है उससे अपने न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा था, अपना परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहा था। तो भारत ने सीना तान के खुला कह दिया है प्रधानमंत्री ने कि 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है इसे 10 गुना बढ़ाएंगे। जितनी क्षमता आज है हमारे पास, काय की क्षमता जितनी हम, आपको पता है परमाणु जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, परमाणु जो हमारे रिएक्टर्स हैं, उनसे जितनी एनर्जी आज बना रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक उसे कितना करेंगे? 10 गुना करेंगे, 10 टाइम्स बढ़ा देंगे उसको। ये क्लियर बोला है हमने, 10 गुना बढ़ाने की घोषणा की है। 10 नए परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन है, 10 नए परमाणु रिएक्टर बन रहे हैं जो, जिससे ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि आपको पता है इस समय दुनिया परंपरागत साधनों से गैर परंपरागत साधनों की ओर आगे बढ़ रही है, उनमें से न्यूक्लियर एनर्जी भी एक विकल्प है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पर्यावरण को बड़ी क्षति होती है परंपरागत साधनों से, तो हम ये न्यूक्लियर एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 नए परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन हैं, और यदि भारत ऊर्जा आयात पर निर्भर ना होता तो बची हम, ठीक है, कुल मिला के 10 टाइम्स हम क्या बढ़ाएंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी मिल रही है इसको बढ़ाएंगे हम, 10 गुना बढ़ाने का इन्होंने बोला है कि 10 नए कितने परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन? 10 हैं। 2047 तक कितने गुना बढ़ा देंगे? 10 गुना बढ़ा देंगे। और 50% स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य हासिल किया है 2025 तक, 5 वर्ष में, और 11 वर्ष में हमने 30 गुना तक सौर ऊर्जा में अपना लक्ष्य बढ़ा लेंगे। ठीक है, 30%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हमको समझ में आता है कि अभी आपने सुना होगा जब से भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर बढ़ा है, अमेरिका का दोगला चरित्र खुल करके सामने आया है। क्या चरित्र सामने आया है? दोबारा से वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव रख रहा है। उन्होंने कहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने, कि हम पाकिस्तान का जो समुद्र है, आपको पता है कि जो पाकिस्तान ये भारत है, भारत में ये वाला पूरा पार्ट समुद्र का है, पाकिस्तान का इतना पार्ट समुद्र में आता है। तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो समुद्र है हम यहाँ पेट्रोलियम खोजेंगे। बोले अमेरिका और पाकिस्तान मिलके इस अरब सागर के कुछ पार्ट में पेट्रोलियम खोजेंगे, और पेट्रोलियम खोजेंगे, हो सकता है उस पेट्रोलियम को हम भारत को निर्यात करें। बोले हम पाकिस्तान को पेट्रोलियम में इतना समृद्ध बना देंगे कि वो भारत को पेट्रोल जो है एक्सपोर्ट करेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री ने उसको जवाब, उस बात को काउंटर करते हुए कहा है कि भैया हम अपना समुद्र मंथन प्लान लॉन्च कर रहे हैं। कौन सा? नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। बोले तुम्हारे पास इतना समुद्र है, हमारे पास बहुत बड़ा समुद्र है, हमारे पास बहुत बड़ी कोस्टल बाउंड्री है। बोले हम इस बाउंड्री में क्या ढूंढेंगे? अपने पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन चीजों को ढूंढेंगे। बोले भारत अब क्या करेगा? समुद्र मंथन करेगा, जिससे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, क्या कहा है कि भैया देश को आत्मनिर्भर काय के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए समुद्र मंथन की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। और इससे क्या होगा? इससे पेट्रोलियम मिलेगा समुद्र में, नेचुरल गैस मिलेगी, तरह तरह के हमको क्या मिलेंगे? गैस और तेल के भंडार मिलेंगे। इसके लिए हमने कौन सा मिशन चलाया है? नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन चलाया है। ठीक है, इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा क्रिटिकल जो मिनरल हैं इसके महत्व को बताया है। इन्होंने कहा है कि इस मिशन के तहत हमने 1200 से अधिक स्थानों पर काम भी शुरू कर दिया है। काय का काम? तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1200 से अधिक स्थानों पर हमने तेल और नेचुरल गैस इसको ढूंढने के लिए समुद्र मंथन मिशन के तहत 1200 से अधिक स्थानों पर खोजबीन चालू कर दी है। ठीक है, तो तुम अमेरिका के साथ करो, हम अपने स्तर पर खुद कर लेंगे, तुम्हारी जरूरत की हेल्प नहीं है। तो ये भारत सरकार क्या करने वाली? ऑपरेशन
समुद्र मिशन के समुद्र मंथन के तहत समुद्र में तेल और नेचुरल जो गैस है उसको ढूंढने का प्रयास करेगी। तो ये रहे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनके लाल किला भाषण या 79वें आज़ादी की वर्षगांठ में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे और उन बिंदुओं का जो विश्लेषण है। आगे के सेशन में हम आगे के इस पे जो अपडेट्स आएंगी उन चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।